बात की जाए। जी थैंक यू सर। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी महाराजा बिजली कौशी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज आशियाना लखनऊ की तरफ से आज एक व्याख्यान आयोजित किया गया है। व्याख्यान का जो हमारा विषय है मैक्स वेबर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजिकल थ्योरी, और आज इस अवसर पर प्रख्यात समाजशास्त्री इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में आदरणीय प्रोफेसर राजेश मिश्रा सर पधारे हैं। सर्वप्रथम महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर का परिचय मैं कुछ शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा, इतना व्यापक परिचय है। फिर भी मैं यहाँ पर औपचारिक रूप से मैं बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर राजेश मिश्रा सर फॉर्मर प्रोफेसर हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के, और सर इस समय भी करंटली विजिटिंग प्रोफेसर हैं सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, विजिटिंग प्रोफेसर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी अगरतला। सर फॉर्मर सेक्रेटरी इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के 2011 से 13 रहे हैं। बहुत सारे जो डिफरेंट कमिटीज हैं यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज लेवल पर उसके मेंबर भी हैं। बहुत सारे लेक्चर भी सर के भारतीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याख्यानित हुए हैं। उसमें म्यूनिच, कैम्ब्रिज, लंदन, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बुल्गारिया, योकोहामा, वियना, इन सारी बातों को मैं सम्मिलित करते हुए एक बार पुनः मैं आपका पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर सुमन गुप्ता मैम से औपचारिक रूप से स्वागत हेतु आमंत्रित करता हूं। मैम। थैंक यू अजीत, धन्यवाद। सबसे सर्वप्रथम तो मैं सर को नमस्कार करती हूँ और महाराजा बिजली पासी महाविद्यालय की प्राचार्य होने के नाते सर का मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैं समाजशास्त्र से जुड़ी हूँ। और इसी क्रम में मैं अंशु केडिया जी का भी स्वागत करती हूँ। अंशु केडिया मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। हाँ सर की अजीत ने जैसा बताया कि सर की पहचान हम लोग थोड़े शब्दों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से सन 2000 से जुड़ी थी। मैं लखनऊ में एज ए प्रवक्ता, एज ए एसोसिएट प्रोफेसर कार्य करी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में। इसके बाद मैं प्रमोशन के बाद 4 साल बांगर में एज ए प्रिंसिपल रही। अभी मैं ट्रांसफर होके आई सर, 4 साल हुआ, 4 महीने हुआ बिजली पासी हुई। तो जब वंदना ने मुझे कहा, ये कल्पना ने मुझे कहा कि मैडम सर का लेक्चर है, तो मैंने कहा मैं अवश्य सुनूंगी। मैं बहुत दिन हो गया सर से रूबरू हुए और मैंने कहा कि मुझे जी तो मैंने कहा कि मुझे ये सुनना बहुत जरूरी है। और मैं कॉलेज से आई और मैंने कहा कि मैं पहले ये सीखे तब और काम करूंगी। तो सर का इस महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी समाजशास्त्र से जुड़े लोग हैं मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और हमारे समाजशास्त्र विभाग के डॉक्टर कल्पना, डॉक्टर अजीत, डॉक्टर मोनिका, ये लोग बहुत अच्छे प्राध्यापक हैं और ये सर के शिष्य रहे हैं। एक बार पुनः मैं स्वागत करना चाहूंगी कि ये लोग महाविद्यालय में बहुत अच्छा चला रहे हैं और बहुत सारे बच्चे नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ जेआरएफ में हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से सर का मार्गदर्शन है। और डिपार्टमेंट में मेरी मुलाकात प्रोफेसर सत्येंद्र त्रिपाठी से भी हुआ करती है सर, जो कि जब मैं बीएससी से पास आउट हुई तो वो हमारे विभागाध्यक्ष थे। अच्छा। तो जी बीएससी से पास आउट हुई, एमए और एमफिल में सर थी हमारे जमाने में सर विश्वविद्यालय में। और आज का जो टॉपिक है मैक्स वेबर की समाजशास्त्र सिद्धांत में क्या भूमिका है, इस परिचर्चा में हम सभी भाग लेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। हमारे बच्चे भी, निश्चित रूप से विश्वास है मुझे कि महाविद्यालय के बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं इस आभासीय मंच से, जो कि सर के विचारों से लाभान्वित होंगे।
एक बार धन्यवाद करते हुए मैं ये कहूंगी, अजीत सर को सुनना चाहेंगे हम लोग। जी बिल्कुल मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं वक्त को जाया न करते हुए, क्योंकि सर को हम लोगों ने जितनी बार सुना है उतनी बार और सुनने का मन करता है, इसकी कोई सीमा नहीं है हमारे लिए। तो मैं चाहूंगा कि अब हम सर से ये आशा करते हैं और आग्रह करते हैं कि सर अपने उद्बोधन हेतु हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमन, डॉक्टर कल्पना एंड डॉक्टर अजीत कि मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं इतने दूर रहते हुए भी आप लोगों से मुखातिब हो सकूं और समाज शास्त्र के एक चिंतक के बारे में कुछ अपने विचार आपसे शेयर कर सकूं। मैं सीधे बात को शुरू कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि बात को एक ऐसे चिंतक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो समाजशास्त्र में जिसको कठिनतम चिंतक का दर्जा प्राप्त है, तो उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक इतने इस स्तर पर आप लोगों से साझा कर सकूं, उसके विचार या संप्रेषण कर सकूं जो हम लोगों में कोई समझ बन सके मैक्स वेबर के बारे में। यहाँ ये स्पष्ट कर दूं, पहला मैं चूंकि मेरी कल्पना से जब बात हुई तो मैंने कहा कि वेबर पर सारी चीजों को एक लेक्चर में सहेजना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, समेटना। तो कल्पना से जब बातचीत आखिरी हुई तो मैंने कहा कि शुरू में मैं उसके मेथोडोलॉजी, उसकी पद्धति पर बात करूंगा जो समाजशास्त्रीय पद्धति का एक अभिन्न अंग बन गई है। तो मैक्स वेबर का योगदान समाजशास्त्र की पद्धति में क्या है या पद्धति संबंधित विषयों में क्या है, इस पर मैं पहले बात करूंगा और उसके बाद दूसरा अगर मौका मिला आपसे विषय को शेयर करने का तो उसके जो सब्सटेंटिव रियलिटी, जो वास्तविकता है समाज की, उसके विभिन्न पक्ष हैं, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक या विधिक, उन सब पक्षों पर वेबर के क्या सिद्धांत हैं या क्या धारणाएं हैं, कैसे वेबर ने उन सबको स्पष्ट करने का प्रयास किया है, धर्म को, अर्थ को या आर्थिक विकास को या राजनीति को या विधि को, कानून को। तो ये मैं अपने दूसरे वाले वक्तव्य में शामिल करूंगा। तो पहला वक्तव्य मैं यही स्पष्ट कर दूं कि मेनली मैं पद्धति की संबंधित उसके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके बारे में बात करूंगा ताकि वेबर की पद्धति समझ में आ सके, तो शायद हम बेहतर तरीके से उसके सैद्धांतिक व्याख्या को समझ सकते हैं। एक बात जो शुरू में ही कहना चाहता हूं, जो मैं पहले भी अपने कई वक्तव्यों में कहता रहा हूं, जब भी हम किसी चिंतक को समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं तो मेरे जैसे एक अध्येता का, एक अध्ययनकर्ता का या स्टूडेंट का ये मानना है कि किसी भी चिंतक के विचारों को कम से कम 3 संदर्भों में ही समझा जा सकता है। पहला उसका जीवनी का संदर्भ, उसके जीवन के प्रमुख जो भी चीजें उसकी जीवनी में हैं उनका संदर्भ, उसमें हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे विचार जो वो दे रहा था, ऐसे विचार जो वो रच रहा था, वो उसके जीवनी के विभिन्न पक्षों से कैसे जुड़े हुए हैं। दूसरा संदर्भ समाज का होता है, जिस दौर में जिस समाज को वो जी रहा था, जिस समाज में वो काम कर रहा था, उसके आसपास, चूंकि सामाजिक चिंतक हमेशा अपनी आसपास में होने वाली घटनाओं, समाज के विभिन्न प्रक्रियाओं, विभिन्न संस्थाओं से जरूर प्रभावित होते हैं और ये सभी समाजशास्त्रियों के बारे में कहा जा सकता है, खासतौर से चिंतकों के बारे में। तो दूसरा मेरा संदर्भ ये है कि मैं वेबर के विचारों को उस दौर के समाज की घटनाओं, आर्थिक घटनाओं, धार्मिक, राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ में समझने का प्रयास करूं।
और तीसरा ये है कि जब भी कोई चिंतक, किसी विज्ञान का चिंतक, किसी विधा का चिंतक जब विधा में कंट्रीब्यूट करता है तो उस विधा का भी एक विकास का इतिहास होता है, वो विधा भी विकसित हो रही होती है। जैसे हमारे संदर्भ में, हमारे विषय के संदर्भ में कोंत वेबर से पहले हुआ, मार्क्स वेबर से पहले हुआ, और मार्क्स और वेबर में एक विवाद भी रहा, डुर्खाइम वेबर से पहले हुआ, सिमल वेबर का समसामयिक था। इन लोगों से वेबर के विचारों को समझने के लिए इन विचारों को भी दिमाग में रखना पड़ता है कि वो कौन से विचार दे रहे थे। क्या वेबर उस संदर्भ में अपने कोई विचार प्रस्तुत कर रहा था, इसको भी दिमाग में रखना चाहिए, तो कोई चिंतक बेहतर तरीके से समझ में आता। तो मैं इस जटिलता को एक कोशिश करूंगा सरलता के साथ अपने वक्तव्य में शामिल कर सकूं। आइए थोड़ा सा वेबर की जीवनी के बारे में थोड़ा सा जान लें, बहुत ही ब्रीफली, संक्षेप में। कुछ ऐसे पक्ष शायद जिन पर आप बल नहीं देते हो। एक तो वेबर का नाम जो है वो बड़ा रोचक है, इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है मैक्समिलियन, अगर जर्मन में बोले, कार्ल, याद रखिए, कार्ल, KARL, कार्ल, एमिल, EMIL, एमिल वेबर। मैं जानबूझ के इतना लंबा पूरा नाम लिया उसका। उसके नाम में दो चिंतकों के पहले नाम शामिल हैं, जिसको आप इमाइल या एमिल डुर्खाइम कहते हैं, वो उसके नाम में शामिल है। एमिल उसका नाम था और कार्ल भी उसका नाम था, और मैक्समिलन। हालांकि मैक्समिलन को संक्षेप में ला दिया गया और मैक्स वेबर के नाम से वो प्रसिद्ध रहा। हालांकि उसके फादर का नाम भी मैक्स वेबर ही था, वो मैक्स वेबर सीनियर कहलाते थे। ये नाम में जो कार्ल का और एमिल का जोड़ है तो अनायास, जो भी कारण हो। हालांकि कार्ल मार्क्स भी जर्मनी के उसी हिस्से के रहने वाले थे जिस हिस्से का मैक्स वेबर था, यानी कि पश्चिमी जर्मनी के। लेकिन वो कार्ल नाम में है, और वेबर के कार्ल मार्क्स के विचारों के संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण है। ऐसी एमिल उसके नाम में है, और ये मैं कहना चाहूंगा कि एमिल डुर्खाइम के भी विचारों के संदर्भ में वेबर को समझना चाहिए। ये तो खैर नाम की बात हो गई। वेबर एक काफी जहनी, एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। जन्म 1864 में हुआ था, डुर्खाइम से छोटा था 4 साल। और लेकिन जिस फैमिली में उसका जन्म हुआ था वो फैमिली काफी पढ़ी लिखी थी। उसके फादर खुद लॉ के डॉक्टर थे, डॉक्टरेट थी, और उस दौर में डॉक्टरेट बहुत मुश्किल थी, वो भी लॉ की डॉक्टरेट। और उसके फादर न केवल एजुकेटेड थे बल्कि एक इलीट में शामिल थे। तो वो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ था जिस फैमिली में एक पढ़ा लिखा होना और इलीट होना। उसका भाई एल्फ्रेड वेबर अपने आप में एक महत्वपूर्ण सोशियोलॉजिस्ट है, वो भी सोशियोलॉजी पढ़ा बाद में। एल्फ्रेड वेबर उसका छोटा भाई। उसकी वाइफ मारियान वेबर भी एक बड़ी मशहूर फेमिनिस्ट सोशल साइंटिस्ट रही। वो भी एक विचारक कंसीडर की जाती है। जर्मनी की पहली नारीवादी समाज वैज्ञानिक विचारक समझी जाती है। और उसी ने वस्तुतः वेबर के विचारों को उसी ने प्रकाश मिलाया। वेबर के ज्यादातर विचार केवल प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को छोड़ दीजिए, बाकी ज्यादातर उसके विचार उसके जीवन के दौर में प्रकाशित नहीं हुए थे। वो मैरियन वेबर ने उसकी मृत्यु के पश्चात सब एक के बाद एक प्रकाशित किए, और दुनिया में ये कहा जा सकता है उसके विचारों को फैलाया। एक और खास बात मैं कहना चाहता हूं कि वह जीवन में हमेशा
एक बहुत सेंसिटिव था। उसके घर में मदर और फादर में बनती नहीं थी। फादर एक बड़े मटेरियलिस्टिक मैकेनिकल किस्म के व्यक्ति थे, मदर एक प्रोटेस्टेंट और बड़े ही एथिक्स की व्यक्ति थी। आगे हम देखेंगे कि उसके दो कॉन्सेप्ट में, रैशनैलिटी के दो कॉन्सेप्ट में वो दो टर्म आते हैं। एक इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी, एक यंत्रवत एक विवेक सम्मतता, और दूसरा मूल्य युक्त विवेक सम्मतता। लोग कहते हैं ये उसके जीवन से प्रभावित थी। वो मदर्स के पक्ष लेता था घर के झगड़ों में, और एक इसी दौर में एक बड़ा झगड़ा हो गया है उसके और उसके पिता के बीच में, और उसके पिता कुछ अरसे बाद, कुछ महीने बाद चल बसे। हालांकि वो जब चल बसे तो ट्रेन में सफर कर रहे थे और ये समझ में नहीं आया उनको किस चीज का अटैक हुआ और वो उसमें चल बसे। लेकिन वेबर पे यह असर पड़ा कि वेबर बड़ा ही सेंसिटिव था, संवेदनशील था। उसको लगा कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पिता की मृत्यु में, और वो इसलिए मानसिक रूप से प्रॉब्लम में आ गया। वो उस दौर में हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में, इत्तेफाक से मैंने वहां विजिट भी किया है, हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में वो एक प्रोफेसर था इकोनॉमिक्स का। उससे पहले फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था इकोनॉमिक्स का मैं कह रहा हूं। वेबर ने शुरू में लॉ की पढ़ाई की और वो लॉ में डॉक्टरेट हुआ, लेकिन लॉ में उसने इकोनॉमिक हिस्ट्री से संबंधित विषय पर चुना था, उससे संबंधित लीगल नॉर्म्स को चुना था। तो लीगल इकोनॉमिक हिस्ट्री उसका विषय था। और बाद में, पहले भी मैंने शायद कहा हो कि जर्मनी में कोई भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में भी टीचर नहीं हो सकता जब तक वो पीएचडी के बाद एक पोस्ट डॉक्टरेट थीसिस न कर ले, जिसको हैबिलिटेशन थीसिस कहते हैं। उसके बाद ही वो टीचर बनने लायक बनता है। तो उसने वो भी थीसिस की थी, और उसके बाद वो पहले प्राइवेट टीचर बना, प्राइवेट डोजेंट कहलाते थे वहां पर उस दौर में, और बाद में फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी में उसे प्रोफेसरशिप मिली। तो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था। हाँ, मैं बताया रहा था कि जब उसके फादर की मृत्यु हुई तो वो काम करने के अयोग्य हो गया, पढ़ाने के अयोग्य हो गया। वो पढ़ा नहीं पा रहा था, अपना कोर्स पूरा नहीं कर पा रहा था। पहले तो छुट्टी लेकर उसने अपने इलाज के लिए एम्स्टर्डम गया, आया तो वापस में भी नहीं पढ़ा पाया, तो उसने रिजाइन कर दिया। इसी दौर में वह वर्नर सोमबार्ट के संपर्क में आया और सोशियोलॉजी के प्रति आकर्षित हुआ। ये करीब 1905 के आसपास का दौर था, और एक जर्नल एडिट करने लगा जहां वो अपने लेख प्रकाशित करता था, और एक प्राइवेट पर्सन हो गया। उसकी वाइफ को बहुत सारा पैसा उसके दादा की डेथ से मिला था, तो वो लोग आराम से अपना खर्चा चला लेते थे। तो वो एक प्राइवेट टीचर, स्कॉलर की तरह काम करता रहा। इस दौर में वो सोशियोलॉजी की तरह विकसित हुआ। अपनी मृत्यु से कुछ दिनों पहले वो पहली बार सोशियोलॉजी के एक इंस्टीट्यूट, जो 1919 में पहली बार म्यूनिख में सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, उससे पहले म्यूनिख में सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती थी। याद रखिए, ये वर्ष वही था जब भारत में पहली बार सोशियोलॉजी पढ़ाई गई, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1919 में। तो उस 1919 में उस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बना जहां सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट स्थापित हुआ। इतना से मैं वहां भी मैंने विजिट किया और मैं 2-3 दिन रहा हूं। खैर, तो ये म्यूनिख में टीचर बना, लेकिन अनायास उसी दौर में, आपको याद हो, आज भी वही एक सदी के बाद हुआ है भारत में या पूरे संसार में, एक फ्लू है फैला, एक वायरस फ्लू जो स्पेनिश फ्लू कहा जाता है। वो स्पेनिश फ्लू के चपेट में आ गया और उसी से उसकी 1920 में डेथ हो गई। उसकी उम्र 56 साल भी पूरी हुई थी, वह 56 साल का था, तो अर्ली डेथ हो गई। ये बहुत ब्रीफली उसकी जीवनी मैंने आपको बताई। अभी हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कहाँ कहाँ इस जीवनी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
बहुत ब्रीफली उस दौर का जर्मनी, बस खाली आपको याद दिलाने, बहुत ही संक्षेप में, ये जो जर्मनी का दौर है जब तक उसकी मृत्यु हुई 1920 से लेकर, और उससे पहले का 1800 से लेकर 1920 का दौर, ये जर्मनी के आर्थिक विकास का दौर भी है। जर्मनी में इसी दौर में औद्योगिक क्रांति जिसको आप कहते हैं संपन्न हुई थी 1800 के बाद। और 1800 का आंकड़ा है, वो देना जरूरी है जर्मनी का। उस दौर में जो जर्मनी प्रूसिया कहलाता था, और जर्मनी का जो भी हिस्से थे उसमें ऑस्ट्रिया भी था, उसमें हंगरी का भी कुछ हिस्सा था, वो सारा हिस्सा मैं बता रहा हूं। वो जो भी जर्मनी उस दौर का जर्मनी था उसे प्रूसिया कहते थे। उसका एक आंकड़ा समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि 10% जनता शहरों में रहती थी, बाकी 90% लोग गांव में रहते थे। लेकिन केवल 70-80 साल में ये बहुत तेजी से बदला और नगरों में जनसंख्या ज्यादा होने लगी और ज्यादा हो गई। अब तो इतने ही लोग गांव में रहते होंगे 10% और बाकी 90% शहरों में रहते होंगे। यानी कि ये हुआ। तो वो दौर जो था वो परिवर्तनों का दौर था। जर्मनी बहुत बड़े परिवर्तनों से गुजर रहा था। अर्बनाइजेशन हो रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, बहुत तेजी से आर्थिक विकास हो रहा था, उद्योग और पूंजीवाद विकास हो रहा था। ये तो आर्थिक जगत था, लेकिन आर्थिक जगत के साथ साथ धर्म भी बदल रहा था। वो दौर था जब जर्मनी में प्रोटेस्टेंट मतावलंबी बढ़ रहे थे। आपको मालूम हो कि 2 धर्म ईसाइयत में माने जाते हैं। एक रोमन कैथोलिक कहलाते हैं, जो ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, जो ज्यादा और बड़ी जनसंख्या है उनकी इटली और उसके आसपास। और एक प्रोटेस्टेंट माने जाते हैं, उनके कई चर्च हैं, लूथेरियन है, काल्विन है, बैप्टिस्ट है, मेथोडिस्ट है, बहुत सारे चर्च हैं। तो ये प्रोटेस्टेंट की संख्या बढ़ रही थी, जो पहले उससे पहले इंग्लैंड में बढ़ी हुई थी, वही जर्मनी में बढ़ रहे थे। इसी दौर में हो रहा था ये सब कुछ जर्मनी में। तो जर्मनी में एक धार्मिक रिफॉर्मेशन, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा था, एक नया धर्म इमर्ज कर रहा था। हम देखेंगे कि इसने कैसे वेबर की एक बहुत महत्वपूर्ण थीसिस जो आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, वैसे ही आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूं। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की किताब का नाम सबने सुना होगा। ये उसी दौर में प्रकाशित हुई, उसी साल प्रकाशित हुई जिस साल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने प्रकाशित की थी। दोनों में बड़ी सिमिलैरिटी है। और आज भी ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ समाजशास्त्र में माना जाता है। तो मानते हैं इसको पढ़े बिना समाजशास्त्र पर अच्छी पकड़ नहीं होती। तो वेबर ने ये जो धर्म ग्रंथ लिखा था, वो देखा था कि समाज जर्मनी का कैसे बदला था और उसके चलते चलते आर्थिक विकास भी तेजी से हुआ था। इस बात को अंतर संबंधित किया उसने अपने सिद्धांतों में। ये धार्मिक था। एक और बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन उस दौर में हो रहा था, राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था। एक राजशाही, एक एम्पायर, एक साम्राज्य टूट रहा था, बिखर रहा था, और एक अधिक रिपब्लिकन, एक गणतंत्र जो आगे चलकर लोकतंत्र पर आधारित हो गया, ये इमर्ज कर रहा था। तो लोकतांत्रिक शक्तियां इमर्ज कर रही थी, लोकतांत्रिक दल इमर्ज कर रहे थे, पार्टी इमर्ज कर रहे थे। और वेबर का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, वो हमेशा पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता था, लेकिन लड़ा भी, इलेक्शन हार गया। मिनिस्टर बनना चाहता था, और चूंकि उसने जो जिस पार्टी की सरकार आई उसका विरोध किया था, इसलिए वो मिनिस्टर नहीं बन पाया, एडवाइजर बन के रह गया। तो वो खुद एक पॉलिटिकल व्यक्ति था। उस दौर में पॉलिटिक्स भी बदल रही थी, इसीलिए उसने पॉलिटिक्स पर भी अपने विचार रखे। तो उस समय और उसके मरने से जरा पहले जर्मन नेशनल वर्कर्स पार्टी, जो बाद में नाजी पार्टी कहलाई, उसका अध्यक्ष एडोल्फ हिटलर बना था 1919 में। वेबर जिस पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करता था, लिबरल पार्टी, वो इसका विरोध करती थी। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि वेबर के कुछ विचार नाजीवाद को जन्म दिया। नाजीवाद को कैसे दिया, अभी बाद में चर्चा करूंगा।
तो मैंने ब्रीफली एक हिस्ट्री बताई आपको जर्मनी की, उस दौर का समाज बताया। इसके अलावा भी और तथ्य हैं, लेकिन ये समाज विकसित हो रहा था। ग्रेजुअली औरतें भी सामाजिक पटल पर आ रही थी, जिसमें वेबर की वाइफ की भी एक बड़ी भूमिका है। कैसे, बाद में कभी। ये एक कॉन्टेक्स्ट है। जहां तक समाजशास्त्र के विज्ञान का सवाल है, कार्ल मार्क्स के विचार जर्मनी में बहुत प्रभावित करने लगे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात तो खासतौर से बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो रूस में क्रांति हो रही थी, वो बढ़ गई थी। और लेनिन के एक साथी रोजा लग्जमबर्ग से वेबर की डिबेट बहुत मशहूर है। रोजा लग्जमबर्ग एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है मार्क्सिज्म में, उससे बहुत बड़ी डिबेट है उसकी, वो बड़ी मशहूर भी है। तो कहने का मकसद ये है कि मार्क्स के विचारों का प्रादुर्भाव और विकास जर्मनी में तेजी से फैल रहा था। और इसीलिए कभी कभी वेबर को कहा जाता है कि मार्क्स ने हीगेल को उल्टा किया, वेबर ने मार्क्स को उल्टा कर दिया, इसी सेंस में कहा जाता है, क्योंकि वो मार्क्स के विचारों पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। इसी दौर में डुर्खाइम के विचार भी, हालांकि डुर्खाइम की मृत्यु 1917 में हो गई थी, उसके विचार भी ट्रांसलेट हो रहे थे विभिन्न लैंग्वेजेस में और जर्मनी में पहुंच रहे थे। तो वेबर का एक डायलॉग, एक विवाद मार्क्स से भी रहा और एक अंश में डुर्खाइम से भी रहा। यहां मैं संदर्भ की बात समाप्त करूंगा। अब मैं आऊंगा अपनी मेथोडोलॉजी पर, पद्धति पर, क्या है उसका पद्धति संबंधी कंट्रीब्यूशन। मैं अपने सब साथियों को सबसे पहले वेबर की एक परिभाषा, जो वेबर की मृत्यु के बाद पहली बार प्रकाशित हुई, लेकिन वो परिभाषा दी गई लगभग 1919 में। वेबर इकोनॉमी एंड सोसाइटी की किताब की जब रचना कर रहा था, एक ऐसे कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी करके उसने एक ऐसे लिखा जिसमें वो दी गई, और वो लेख इसी परिभाषा से शुरू होता है। मैं अपना मेथोडोलॉजी का वक्तव्य इसी परिभाषा पर केंद्रित करूंगा। ध्यान दीजिएगा कि वेबर ने कैसे उस परिभाषा को अपनी पूरे समाजशास्त्र पद्धति में विकसित किया है। वो परिभाषा इस प्रकार है, जहां तक मैं याद करूं तो परिभाषा ऐसी याद आती है, अंग्रेजी में तर्जुमा है, थोड़ा तर्जुमा अलग अलग हो जाता है, फिर हिंदी में कर दूंगा। सोशियोलॉजी is an attempt to interpretative understanding of social action. फिर से मैं कर देता हूं, थोड़ा भूल गया था। Sociology is a science which attempts interpretative understanding of social action. ये अभी आधी परिभाषा पूरी नहीं है, सेंटेंस भी पूरा नहीं है, लेकिन पहले ये याद रखिए। इसको हिंदी में कर दूं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। ध्यान दीजिएगा, व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। और ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा विज्ञान है जो प्रयास करता है। फिर आगे का हिस्सा है परिभाषा को, उसी सेंटेंस में ये अंग्रेजी या जर्मन लिखने का तरीका, इन ऑर्डर देयर बाय, ताकि, हिंदी में एक ही शब्द है ताकि, इन ऑर्डर देयर बाय टू अराइव एट कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स कोर्स एंड कॉन्सिक्वेंस। हिंदी में तर्जुमा कर दूं, ताकि सामाजिक क्रिया के चक्र, कोर्स, सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया, जो भी आप कह लें, कोर्स, क्रम, और in order they might arrive at causal explanation of its course and consequence. सामाजिक, ताकि सामाजिक क्रिया के क्रम और परिणाम की कारणात्मक व्याख्या की जा सके। ध्यान दीजिएगा, कारणात्मक व्याख्या की जा सके। और किसकी? सामाजिक क्रिया का जो क्रम है, जो कोर्स है,
जो पूरा एक उसका लाइफ है, उसका जो प्रोसेस है उसकी और उसके परिणाम की व्याख्या की जा सके। ये है उसकी परिभाषा जो बहुत प्रसिद्ध है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि इसका व्याख्या कीजिए। आइए जरा इसकी व्याख्या करें। इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी में मैं मेथोडोलॉजी समझाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि इस परिभाषा में बहुत कुछ अंतर्निहित है। उसमें समाजशास्त्र का लक्ष्य भी अंतर्निहित है, समाजशास्त्र को क्या करना है यह भी अंतर्निहित है, कैसे करना है यह भी अंतर्निहित है, इत्यादि। तो मैं इस परिभाषा की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले यहां से व्याख्या करता हूं कि इसकी विषय वस्तु क्या है। यानी समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है यह समझना जरूरी है। और आपको याद कीजिए, डुर्खाइम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की व्याख्या करते हुए कहा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य हैं। और सामाजिक तथ्य कौन से हैं यह भी स्पष्ट किया था। क्या है वो आप लोग जानते हैं कि सामाजिक तथ्य जो मनुष्य की इच्छाओं से परे हैं, जो उसके बाहर अस्तित्वमान है, जो बाहर विद्यमान है और उस पर दबाव रखते हैं, उस पर प्रेशर रखते हैं, उनका अध्ययन समाजशास्त्र है। कभी डुर्खाइम ने कहा था, लेकिन वेबर ने अपनी परिभाषा को बिल्कुल बदल दिया। उसने कहा सोशल एक्शन, और फिर सोशल एक्शन की परिभाषा थोड़ी देर बाद की कि सोशल एक्शन वे हैं, सामाजिक क्रियाएं वे हैं जो अर्थयुक्त होती हैं, अर्थात जिनमें कर्ता अर्थ जोड़ते हैं और अर्थ भी ऐसे जो जिनको क्रिया संबोधित है उनके प्रति अर्थ होते हैं और उनकी क्रिया क्या होगी इसके प्रति भी अर्थ होते हैं। कि महत्वपूर्ण यह है, अगर मैं बहुत एक ही शब्द में कहूं, कि सामाजिक क्रिया वेबर के लिए अर्थपूर्ण क्रिया है, मंतव्यपूर्ण क्रिया है। और मंतव्य भी वे जो दूसरे के प्रति उन्मेषित होते हैं, दूसरे की भविष्य में होने वाली क्रियाओं के प्रति उन्मेषित हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये क्रिया कर रहा हूं टीचिंग की, और ऑनलाइन टीचिंग है, हजारों मील दूर से मैं कर रहा हूं, लेकिन इस क्रिया के प्रति कुछ मेरे अर्थ जुड़े हुए हैं। और अर्थ वो है कि जो आपके प्रति उन्मेषित है, वो दोनों हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स इससे जुड़े हैं और ग्रेजुएट लेवल पर है या और छोटे लेवल पर है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर है, वो भी मेरी बात अच्छी तरह समझ सके और मैं इस अंदाज में इस तरीके से अपने विचार को प्रस्तुत करूं कि जो सीनियर लोग हैं, जो हमारे समक्ष हैं, वो सीनियर लोग भी इसको एप्रिशिएट कर सकें, इसको महत्वपूर्ण माने, इसको अच्छा माने कि अच्छा वक्तव्य दिया। तो मैं दोनों को प्रभावित करने के प्रति उन्मेषित हूं। अब यह सामाजिक क्रिया हो गई। इस सामाजिक क्रिया का अध्ययन समाजशास्त्र है। इस बात पे ध्यान फिर से देना, फिर से मैं स्पष्ट करूंगा। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा न केवल डुर्खाइम की परिभाषा से भिन्न है, कोंत की परिभाषा से भिन्न है, मार्क्स की परिभाषा से भिन्न है, बल्कि ये उस दौर की जितनी भी परिभाषाएं की गई थी उन सबसे भिन्न है। इसमें बल इस बात पर है कि लोग अपने मन में, अपने मानस में, अपने जहन में क्या अर्थ जोड़ते हैं, क्या अर्थ रखते हैं, तब कोई क्रिया सामाजिक क्रिया बनती है। यह महत्वपूर्ण है। यानी कि लोगों के भीतर क्या है, चल रहा है, उनके मानस के भीतर क्या चल रहा है, वो महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, तभी वो समाजशास्त्र बनेगा। सामाजिक तथ्य में डुर्खाइम कह रहा बाहर जो विद्यमान है, जो बाहर से प्रेशर रखता है, वो हम इंपॉर्टेंट है। वेबर कह रहा नहीं, अंदर जो विद्यमान है वो बेहतर है। ये अंदर कहते ही वेबर का एम्फेसिस व्यक्ति पर हो जाता है, और डुर्खाइम या मार्क्स का प्रेशर जो है, दबाव है,
मार्क्स जो जिस बात पर बल देना चाहता है वो, या डुर्कहाइम, वो सामूहिकता पर हो जाता है, समूह पर हो जाता है। तो ये बात समझने की है। वेबर की मेथोडोलॉजी में वेबर का समाजशास्त्र की जो धारणा है वो धारणा व्यक्ति पर बल देती है, वो सामूहिकता पर बल नहीं देती, समूह पर बल नहीं देती। डुर्कहाइम, कोंत, इवन जोसेमिल या फिर मार्क्स, ये सब लोग समूह पर बल देते हैं, मार्क्स वर्ग पर बल देता है। डुर्कहाइम सामाजिक तथ्य के नाम पर सामाजिक संस्थाओं पर बल देता है। खुद स्पेंसर संस्थाओं पर बल देता था, संस्थाओं का अध्ययन समाजशास्त्र मानता था। यही कोंत के साथ कही जा सकती है। तो अपने से पहले जितने भी लोग बल दे रहे थे वो कलेक्टिविटी पर दे रहे थे, सामूहिकता पर दे रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, इसीलिए डुर्कहाइम से पहले के समाजशास्त्रीय संकल्पनाओं को, समाजशास्त्रीय परंपराओं को एक पद्धति संबंधी समूहवाद कहा जाता है। अगर अंग्रेजी में कहूं तो मेथोडोलॉजिकल कलेक्टिविज्म कहा जाता है। एक पद्धति शास्त्री समूहवाद है, लेकिन वेबर को एक मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है। एक पद्धति शास्त्र व्यक्तिवाद है। वेबर ने समाज में व्यक्ति के स्थान को महत्वपूर्ण माना, जिसको उससे पहले के समाजशास्त्रियों ने, विशेष रूप से डुर्कहाइम जैसे लोगों ने या मार्क्स जैसे लोगों ने, गौण माना था। लेकिन वेबर उसको महत्व देता है। वेबर कहता है सेंटर में रखता है, उसके केंद्र में रखता है। इसीलिए सोशल एक्शन केंद्र में है, फैक्ट केंद्र में नहीं है। संस्थाएं केंद्र में नहीं है, एक्शन की प्रक्रिया केंद्र में है। हाँ, लेकिन इस एक्शन की प्रक्रिया में दूसरों से संबंध भी महत्वपूर्ण है, इंटरेक्शन महत्वपूर्ण है। यानी कि दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, वही सामाजिक क्रिया कहलाती है। इससे ज्यादा फिलहाल मैं सामाजिक क्रिया पर कोई बल नहीं दूंगा। जब मैं वेबर के थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन की बात करूंगा तब मैं इस पर बल दूंगा। फिलहाल केवल पद्धति समझने की बात है। तो मेरी बात स्पष्ट हो गई होगी कि विषय वस्तु के वजह से वेबर को एक मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिस्ट माना जाता है, एक पद्धति शास्त्रीय व्यक्तिवादी माना जाता है, और यह महत्वपूर्ण है। राइट, थोड़ा सा बात को आगे ले जाए। अब इससे अभी मैं इस बात पे फिर लौटूंगा, केवल यही नहीं है, थोड़ा सा और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आगे की बात स्पष्ट कर दें। तो वेबर का ये कहना था कि जब हम लोगों के मंतव्यों का अध्ययन करते हैं, मीनिंग्स का अध्ययन करते हैं, जो क्रिया के प्रति वो दे रहा है, लगा रहा है, तो इन मंतव्यों का अध्ययन कैसे करें। एक टर्म अभी मैंने परिभाषा में कहा आपको, व्याख्यात्मक बोध, इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है? ये वेबर की महत्वपूर्ण पद्धति है अध्ययन करने की। अगर और लोगों के अध्ययन करने की पद्धति देखें, कोंत से लेकर और तमाम अन्य लोगों की, डुर्कहाइम तक लेने की, तो उनकी अध्ययन पद्धति, जिसको समाजशास्त्रीय पद्धति कहते हैं, वो पद्धति एक जरा से वो पद्धति जिसको वो लोग अध्ययन पद्धति कहते हैं, वो पद्धति का बल एक बाहर से ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन पर है, अवलोकन पर है। ध्यान दीजिएगा, अवलोकन पे है। मैक्स वेबर ने, एक उस दौर का विचारक था, उसी दौर का, थोड़ा सीनियर था वेबर से, और जर्मनी का ही था, फिलोसोफर था, उसका नाम था विलियम डिल्थे, DILTHEY, दिल्दे कह सकते हैं आप इसको। डिल्थे से प्रभावित हुआ, और डिल्थे ने एक टर्म इस्तेमाल किया था जर्मनी में, वर्स्टहेन। अगर जर्मन भाषा में उसको फर्स्टहेन बोला जाता है, वी को फ बोला जाता है, लेकिन मैं चूंकि आप लोगों से मुखातिब हूं तो वर्स्टहेन बोल रहा हूं। अंग्रेजी में बहुत से लोग जो बोलते हैं,
उसका अनुवाद ही किया जाता है अंग्रेजी में इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग या मोटिवेशनल अंडरस्टैंडिंग, मंतव्यात्मक बोध, और उसका अनुवाद हिंदी में व्याख्यात्मक बोध किया जाता है या मंतव्यात्मक बोध किया जाता है। ठीक है ना। अब वेबर ने दिलथे से ये विधि ले ली और इस विधि को उपयुक्त माना समाजशास्त्र की पद्धति के रूप में, जो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन कर सकती है और जो, अब मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जो हमें जो भी सामाजिक क्रिया लोग कर रहे हैं उनकी सामाजिक क्रियाओं को उद्घाटित कर सकती है, उनको अनमास्क कर सकती है, उनके ऊपर जो एक आवरण पड़ा है उस आवरण को हटा सकती है। ये सामाजिक क्रियाओं के पीछे आवरण जो पड़े हैं उनको हटाने की विधि है। हम जब भी जो क्रियाएं करते हैं, यही क्रिया जैसे मैं कह रहा हूं, इसके पीछे एक आवरण पड़ा हुआ, पता नहीं क्या मंतव्य मैं जोड़ रहा हूं इससे, ये मंतव्य को आवरण हटाने की विधि वस्टैन है कि वास्तविक अर्थ क्या है जो मैं इस अपने व्याख्यान से जोड़ रहा हूं, जो जिसके लिए आप लोगों ने मुझे निमंत्रित किया है। इस विधि को, ये विधि जो है, इसको जान जाएंगे तो सामाजिक क्रिया को जान जाएंगे, और सामाजिक क्रिया और क्रियाओं को जान जाएंगे तो हम समाज को जान जाएंगे। जब व्यक्तियों को जानेंगे तो हम व्यक्तियों के समूह को भी जानेंगे। तो बताता चलूं कि वेबर ने इसी बात पर विचार किया कि क्यों उसका एक चाचा बिजनेस में इन्वॉल्व था, इतना इन्वॉल्व था कि वो जब भी पैसा कुछ कमाता था उसका अधिकतर हिस्सा वो फिर से बिजनेस पे लगा देता था। उसका पिता, जो इतना पैसा था उसके पास, पिता के पास, लेकिन वो अपने प्लेजर्स पर, अपने आनंद पर खर्च करता था, अपने ऊपर खर्च कर देता था, अपने परिवार पर खर्च कर देता था। लेकिन उसका चाचा अपने ऊपर, वो इसका वेबर की जो बायोग्राफी है उसकी वाइफ ने लिखी है, तो बड़ी बेहतरीन बायोग्राफी है, अंग्रेजी में उपलब्ध है। उस बायोग्राफी में इस बात का बयान है। वो लिखती है कि जो बायोग्राफी में लिखती है, वेबर का जो चाचा था वो सरल जीवन और उच्च विचार का बेहतरीन एग्जाम्पल था। उसका जीवन एक बिल्कुल मध्यवर्गीय जीवन था, सरल, लेकिन अनाप शनाप पैसा कमाया उसने और वो सब बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और बिजनेस जिससे बढ़ता जाए। वेबर ने इसके मंतव्य का अध्ययन किया कि वो मंतव्य क्या है जो उसके बिजनेस करने के पीछे। तो उसने पाया, संक्षेप में कह दूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, उसने पाया कि वो ये समझता है कि जितना मैं धन कमाऊंगा, जितने लोगों को व्यापार से व्यवसाय दूंगा, उस धन से और विकास होगा, और आर्थिक विकास होगा, और इस विकास को देखकर ईश्वर आनंदित होगा। और जब ईश्वर आनंदित होगा तो न केवल मुझे भी आनंद मिलेगा, बल्कि ईश्वर मुझसे भी आनंदित होगा, मेरे इस कार्य से आनंदित होगा, और मैं अंततः मोक्ष के लिए उपलब्ध हो जाऊंगा ईश्वर को, और मुझे मोक्ष मिलेगा। उसने देखा ये केवल उसके चाचा का ही फिलॉसफी नहीं थी। उसने जब अध्ययन किया तो पाया ये ज्यादातर जो उस समय के लोग थे, व्यापार में जुड़े थे, मिलते जुलते एक्शन से, वो मिलते जुलते मंतव्यों से ये क्रिया कर रहे थे ताकि बिजनेस फले फूले। और बिजनेस फले फूले तो दुनिया धन धान्य से पूर्ण हो, और दुनिया धन धान्य से पूर्ण होगी तो ईश्वर, जिसका रचनाकार है, जिसने इसको रचा है, वो अपनी इस रचना से खुश होगा, और हम ईश्वर का कार्य कर रहे होंगे। जब ईश्वर का कार्य कर रहे होंगे, ईश्वर हमसे भी प्रसन्न होगा, और हम मोक्ष के लिए रास्ते पर चल पड़ेंगे। अब वेबर ने कहा कि यह मंतव्य उसे खोजने से मिला, और इसी के आधार पर उसने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म लिख दी। तो मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी
कि विधि जो थी, वर्स्टेन की विधि, ये विधि वेबर ने को ऐसा एक औजार दे दिया कि लोगों की, न केवल लोगों की क्रियाएं समझें, लेकिन लोग जो समूह के रूप में क्रियाएं कर रहे हैं उनको भी समझें और वास्तविक व्याख्या कर पाए। ये व्याख्या क्या है? अब आइए मैं इससे आगे चलूं। ये कारणात्मक व्याख्या है। हमें कारण पता चले कि आर्थिक विकास का कारण, जैसा कि कार्ल मार्क्स कहता है, आर्थिक तत्व है वो नहीं है। आर्थिक विकास का मूल कारण, मुख्य कारण तो कुछ और है। लोगों के मंतव्य हैं, और वो मंतव्य ऐसे जो धार्मिक विकास या सांस्कृतिक विकास से जुड़े हुए हैं। कभी उसकी ये सिद्धांत बना बाद में कि धर्म या संस्कृति अर्थ में विकास लाती है, अर्थ का विकसित करती है अर्थ को। ये थोड़ी सी एक बात इस बारे में और बता दूं, ये कॉजल एक्सप्लेनेशन है, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। थोड़ी सी एक बात और बता दूं, ये वर्स्टेन किया कैसे जा सकता है, किया कैसे जाता है, इसका भी वेबर ने व्याख्या की है। ये भी उसने डिल्थे से ली है। वेबर ने डिल्थे से ये लिया ये आइडिया कि जब भी हम किसी के मंतव्य की व्याख्या करें, अब उसको कई तरीके से मैं कह सकता हूं, उसके मानस में अपने को प्रक्षेपित कर दे, अपने को प्रोजेक्ट कर दे, अपने को वहां रख दे। ये बड़ा दुरूह है, यह आसान काम नहीं है। वेबर ने इसका भी जिक्र किया है, डिल्थे ने भी इसका जिक्र किया। मैं ये चाहूं कि आप क्या सोचकर एक्शन कर रहे हैं, आपकी जगह अपने को रखना इतना आसान नहीं है। आपके जूते में पैर डालना इतना आसान नहीं है। उसके लिए मुझे अपने पैरों को सिकोड़ना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा ताकि जूते में फिट आ जाए वो। तो ये मुश्किल काम है। इसीलिए उसने कहा सोशियोलॉजी एक बड़ा दुरूह डिसिप्लिन है, विधा है। वो आसानी से इस कार्य को नहीं कर सकती। इसमें बहुत सारा एम्पैथी, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, एम्पैथी का इस्तेमाल किया जाएगा। एम्पैथी का मतलब अनुभूति से है, अनुभूति से भी नहीं है, सहानुभूति से है। मैं जानबूझ के हिंदी का स शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सहा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा। सहानुभूति से नहीं है। अगर आपको सहानुभूति हो गई तो आप तो सब्जेक्टिव हो जाएंगे। यहां से मैं बहुत सारे दरवाजे खोल रहा हूं वेबर के। आप पक्षपाती हो जाएंगे, आप पक्षपात लेने लगेंगे। लेकिन अगर सहानुभूति होगी, वैसी अनुभूति होगी, मुश्किल काम है पुरुष के लिए। स्त्री के कामों, स्त्री के द्वारा किए जाने वाले एक्शनों में रखना अपने आप को एक मुश्किल काम है, एक आसान काम नहीं है। लेकिन यही वेबर का कहना है कि समाजशास्त्रियों को इसी मेथड के लिए अपने को तैयार करना चाहिए। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। मजा यह है कि कोई ट्रेनिंग नहीं है इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे हम अपने को अलग अलग कर्ताओं में प्रक्षेपित करें और प्रक्षेपित करके उनकी दृष्टि से उस क्रिया को देखें और उन मीनिंग्स को समझने का प्रयास करें। यानी मेरे अंदर आप प्रविष्ट कर जाएं और ये समझें कि मैं व्याख्यान के पीछे मंतव्य क्या है। इसके पीछे खाली इतनी जहमत उठाना एक रिटायर्ड लाइफ में, इस उम्र में ये सब जहमत उठाना क्यों है? वाई इज इट सो? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे क्या मंतव्य है? क्या मोटिवेशन है? कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है कोई दुनियाई, अर्थली, मटेरियल मोटिवेशन हो, वो भी नहीं। तो मोटिवेशन क्या है? इसको जानना एक सहानुभूति पर आधारित, एक एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग पर आधारित विधि है। और यही एक मुख्य बात जो समझ में आ जाए मेरे साथियों के, इसलिए समाजशास्त्र एक वैसा विज्ञान नहीं है जैसा विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान है। कोई हम पत्थर का अध्ययन नहीं करते और पत्थर के मानस नहीं होता, उस मानस में हमें प्रक्षेपित करना नहीं पड़ता। अरे हम जीवन का भी अध्ययन करते हैं एक वैज्ञानिक के रूप में, प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में, जिनमें जीवन होते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, जानवरों का अध्ययन करते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ती कि उनमें हम अपने को प्रक्षेपित करें। हम उनका अध्ययन करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन
इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ उसने दो समझों का भेद किया है और बड़ा बढ़िया से एग्जाम्पल दिया है जो यहाँ तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी देने का प्रयास करूंगा कि एक अंडरस्टैंडिंग है ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग, अवलोकन की विधि अध्ययन करने की, जो अक्सर हम आपसे कहते हैं विधि के लिए अवलोकन कीजिए जाके। वेबर कहता है ये विधि समाजशास्त्र के लिए उपयुक्त नहीं है, अब ध्यान दीजिएगा, उसकी पद्धति अलग हो रही है और लोगों से, ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो कहता है ऑब्जर्वेशन से आप क्या करेंगे? अगर मैं बोर्ड पर 3 गुणा 3 बराबर 10 लिख दूं या 11 लिख दूं, तो आप जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, अगर मैं यहाँ का स्क्रीन शेयर इस्तेमाल करूं, उस पर 3 गुणा 3 लिख दूं और उसका बराबर लिख दूं 11, तो ज्यादातर आप लोगों में से कहेंगे बाकी तो ठीक है, बोलते तो ठीक है, पहाड़ा वाड़ा इनको पता नहीं है, भूल गए, स्कूल ही भूल गए, तो गणित आती नहीं बिल्कुल, राइट? लेकिन अगर एम्पैथी से अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो मैं ये जो लिख रहा हूं इसके पीछे मेरा मंतव्य क्या है? मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट सारे जो इधर उधर भटक गए हैं, जो कभी और कुछ सोच रहे हैं कि अपना ये बंद करके कुछ और सुन रहे हैं या और चीजों में इन्वॉल्व हैं, उनका ध्यान फिर से एक आकर्षित हो जाए, जरा ध्यान से सुने, अरे क्या कहना क्या चाह रहे हैं ये, राइट? तो उसका कहना है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन की विधि हमें उस तरफ ले जाती है जो एक बड़ी ही सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग देती है, सतही। और इसीलिए हमारा समाजशास्त्र के जो अध्ययन होते हैं, जो भी पीएचडी वगैरह अध्ययन होते हैं, सतही हो जाते हैं, क्योंकि उनमें गहराई से जो अध्ययन है, गहराई की बात तो आती ही नहीं समझ, ये वो कहना चाह रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए वेबर एंटी पॉजिटिविस्ट कहलाता है। अब ये बात ध्यान देने की है। अब आप लोग जानते होंगे कि आपने कूंत के बारे में पॉजिटिविज्म पढ़ा होगा, या डर्खाइम का पॉजिटिविज्म पढ़ा होगा, प्रत्यक्षवाद। इस प्रत्यक्षवाद का मतलब है प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति का इस्तेमाल करना समाज के अध्ययनों के लिए, यही मतलब। वैसे ही लॉ बनाना, वैसे ही ऑब्जर्वेशन करना, वैसे ही एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना। वेबर एक एंटी पॉजिटिविस्ट था, वेबर उस विधि से एग्री नहीं कर रहा था, तो कह रहा इससे समाज समझ में ही नहीं आएगा। और यहां एक बड़ा महत्वपूर्ण विचारक था उसके दौर का, फिर उसके 1 साल छोटा था, उससे बहुत सारे आइडियाज उसने लिए। उसका नाम था रिकर्ट, हेनरी रिकर्ट, पूरा नाम याद आ गया मुझे, हेनरी रिकर्ट नाम था। वो उसी विश्वविद्यालय में भी रहा था जिस विश्वविद्यालय में ये इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर रहा था। उससे प्रभावित हुआ और उसने 2 प्रकार के विज्ञानों में भेद किया। अब ये थोड़ी सी कठिन बात बता रहा हूं, कोशिश करना आसान से। उसने भेद किया कि एक विज्ञान जो ऐतिहासिक या सामाजिक या सांस्कृतिक विज्ञान है वो एक है, और दूसरे विज्ञान जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं, जो प्रकृति के विज्ञान अध्ययन करते हैं, वो दूसरे हैं। ये दोनों अलग अलग है। टर्म इस्तेमाल किया दोनों को भेद करने के लिए। एक को कहा नोमोथेटिक है, अब उसका कोई हिंदी अनुवाद मुझे मालूम नहीं है। सॉरी सर, रोजी नाम से एक आईडी है, प्लीज माइक ऑफ करिए, अपना माइक अनम्यूट करिए रोजी नाम से। थैंक यू रोजी, आप माइक प्लीज अनम्यूट करिए माइक। आप असल में 2 चीजों पर हैं, तो एक से ऑफ होता है, एक से ऑन हो जाता है, ठीक है? थैंक यू। तो अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि ये जो विंडलबैंड था, सॉरी रिकर्ट था, ये हेनरी रिकर्ट ने कहा कि 2 किस्म के विज्ञानों में फर्क करना चाहिए। एक नोमोथेटिक है, एक आइडियोग्राफिक कहा उसने। आप कह लीजिए हिस्टोरिकल है, और एक प्राकृतिक वैज्ञानिक है। तो कहता है कि जो नोमोथेटिक है, जो प्रकृति के अध्ययन करने वाले विज्ञान है, उनका जो सिद्धांत है अध्ययन करने का, उनका जो लक्ष्य है वो एक सामान्य नियम की खोज करना है, और उस सामान्य नियम की खोज करके लॉ जिसको कहते हैं सब पर अप्लाई कर देना। अब जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है,
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसकी खोज कर लीजिए और फिर हर पार्टिकल को लागू कर दीजिए, हर जगह लागू हो जाएगा। जो भी इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिधि में कोई भी चीज आएगी, पत्ता भी आएगा, कागज भी आएगा, तो वो भी पृथ्वी की ओर आकर्षित होगा। स्पीड इस पर डिपेंड करेगी, इसका वेट कितना है और घर्षण कितना है, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगी, तो नीचे गिर जाएगा, राइट। ये नियम खोजा जो सब पे लागू हो सकता है। लेकिन वेबर या विंडरमैन का कहना था, समाज के अध्ययन ऐसे नहीं है जहां एक ही कोर्स, एक ही कारण हर चीज को एक्सप्लेन कर देगा। हम कठिन बात इसी से संबंधित कहना चाहूं, ये जो इस ऐसे विज्ञानों को नोमोथेटिक कहा गया, जनरल प्रिंसिपल और सब पे लागू कर दो, सामान्यीकरण सब पे लागू कर दो, सारी इकाइयों पे लागू कर दो। लेकिन उसने कहा जो आइडियोग्राफिक साइंसेज हैं, हिस्टोरिकल साइंसेज हैं, ये विशिष्टता पर अध्ययन करने वाले हैं, जनरलिटी पर नहीं, विशिष्टता, और हर विशिष्टता को उसके संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बात पर आसानी समझ में आ जाएगी अगर मैं कहूं कि अगर भारतीय समाज की कोई संस्कृति है, भारतीय समाज में भी कोई एक खास धर्म के मतावलंबियों का कुछ विभाग की एक संस्था है, उसको समझने के लिए विवाह के वो धार्मिक मतावलंबियों के विवाह के कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए, जो उसको एक संस्कार मानते हैं। कुछ ऐसे भी धर्म है जो इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, वो उसके कॉन्टेक्स्ट में अध्ययन करना चाहिए। जब स्पेसिफिसिटी अध्ययन करेंगे तो विवाह के न केवल अलग अलग प्रकार पता चलेंगे आपको, बल्कि विवाह के अलग अलग कारण भी पता चलेंगे और उससे जो रिश्ते हैं वो भी पता चलेंगे। तो आप गहराई में स्पेसिफिसिटी के साथ अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए इसको हिस्टोरिकल साइंसेस कहा। वेबर इससे प्रभावित हुआ और वेबर ने कहा कि समाज का अध्ययन भी, समाज में सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन भी इसी पद्धति से किया जाना चाहिए, जहां हमें जो विशिष्टताएं उनके गहराई में जाना चाहिए और उनके गहराई में जाके कारणों की व्याख्या करनी चाहिए। तो अलग अलग समाजों में, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग कारण हमें पता चलेंगे। केवल एक कारण से हमें सब कुछ पता नहीं चलेगा, राइट। एक कारण हर एक के लिए लागू नहीं होगा। अब यहां पर मैं एक बात कंपैरिजन कह दूं तो लोगों को उपयोगी लगेगा ये अपने आने वाले परीक्षाओं में। इसीलिए वेबर के कॉजल एनालिसिस को, कारणात्मक व्याख्या को मल्टीपल, बहुल या प्लूरल कॉजल एनालिसिस कहा जाता है, जो बहुत सारे कारणों को किसी एक संस्था के लिए, एक प्रक्रिया के लिए, एक सामाजिक क्रिया के लिए, एक सामूहिक क्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबल मानती है। अनेक कारक हो सकते हैं एक ही परिणाम के लिए। रखाइन को याद कीजिए, रखाइन कहता है एक परिणाम के लिए एक कारक, वो दूसरे किसी और परिणाम को नहीं ला सकता। एक कारक एक परिणाम, इसको सिंगुलर कॉजलिटी कहते हैं। वेबर, मार्क्स को याद कीजिए, मार्क्स इसी आधार पर आलोचना की उसने। मार्क्स मोनोकॉजलिटी की बात करता है, हर चीज का एक कारण। अगर परिवार में परिवर्तन आ रहे हैं तो वो भी पूंजीवाद से आ रहे हैं, अगर धर्म बदलना है तो वो भी पूंजीवाद से बदल रहा है, अगर राजनीति बदल रही है तो वो भी पूंजीवाद से बदल रही है, अगर परिवार बदलना है तो वो भी पूंजीवाद से बदल। मैनिफेस्टो कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ लीजिए तो फिर आपको लग जाएगा कि मार्क्स यही कहता है कि पूंजीवाद जो नया आया है उसने सारा ढांचा बदल दिया है, परिवार से लेकर हर चीज। तो एक मोनोकॉजल है, एक सिंगल कॉजल है, और वेबर एक मल्टी कॉजलिटी की बात करता है, एक बहु कारकवाद की बात करता है। इस मायने में भी वेबर की मेथोडोलॉजी अन्य लोगों से भिन्न है, और वो भिन्न इसी वजह से हो जाती है कि उसने एक खास विधि का प्रयोग किया। अब
इसीलिए वेबर का ये कहना था कि समाज विज्ञान एक आइडियोग्राफिक साइंस है, एक नोमोथेटिक साइंस नहीं है। समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स भी, पॉलिटिकल साइंस भी, साइकोलॉजी भी, ज्योग्राफी भी, ये सब एक खास किस्म के विज्ञान है, आइडियोग्राफिक साइंस है, और इनका अध्ययन इतिहास को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। अब दो बिंदु और हैं जिन पर मुझे बात करनी है। अगर आप परमिशन हो तो 10 मिनट में दो बिंदु और बात करूंगा मेथोडोलॉजी के, फिर आगे की बात। फिर मालूम है थोड़ा गरिष्ठ हो रहा, मैंने पहले ही कह दिया था, अभी भी कह, वेबर की कृतियां पढ़ना एक डिफिकल्ट काम है। आपको लेक्चर देने के लिए मैंने फिर से उसकी एक किताब उठाई, मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, उसके नाम से उसकी किताब बाद में प्रकाशित हुई, लेकिन लिखी 2 एसेज हैं, खाली 2 ऐसे, 2 निबंध लंबे लंबे, एक ऑब्जेक्टिविटी पर है, एक और है। मुझे आज फिर डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है ऐसा है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं पिछले 45 साल से अधिक सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूं। वेबर को मैंने अपने एमए के 2nd सेमेस्टर में पढ़ना शुरू किया था, और अगर सबको याद हो एग्जैक्टली, अगर वो डेट आज की डेट से मिलाई जाए तो वो डेट एग्जैक्टली 45 साल गुजर चुके हैं। 46वां साल आ रहा है जब मैं 2nd सेमेस्टर में पढ़ रहा था। तो 46 साल से वेबर को मैं जानता हूं, और ये ऑब्जेक्टिविटी का ऐसे हमारे यहाँ कोर्स में प्रिस्क्राइब था, और हमारे यहाँ वास्तविक रीडिंग्स पढ़नी पड़ती थी। जहां मैं पढ़ा हूं वहां बाकी कुछ नहीं था, हिंदी अंग्रेजी कोई टेक्स्ट नहीं थे, हमें वो वास्तविक पढ़ना पड़ता था। और वो इतनी उस समय भी दुर्मिल लगती थी, अब थोड़ी आसान हुई है, लेकिन अभी भी कठिन है। तो वेबर, अब वही बताता चलूं कि 13 साल की उम्र का जब था तो पिता को एक भेंट देने के लिए उसने 2 निबंध लिखे थे, और वो निबंध हिस्ट्री के बारे में, एक रोमन कैथोलिक्स, रोमन दौर का एक इतिहास का निबंध था। वो लगता नहीं है कि 13 साल का बच्चा ऐसा निबंध लिखेगा, कितना बेहतरीन निबंध था। तो कभी कभी वेबर के बारे में एक बात भी कही गई, वो बताता चलूं। वेबर के पास एक कोई ऐसी बौद्धिक झाड़ू है, कोई भी कूड़ा करकट कोई भी चीज हो, उस झाड़ू में वो बुहार कर अपने पास ले आता है। इतनी बौद्धिक झाड़ू, कोई ऐसी चीज बचती नहीं है जो वेबर की एनालिसिस से बियॉन्ड हो। अगर वेबर को पढ़े तो वेबर एक वाइड स्प्रेड और एक इन डेप्थ वाला चिंतक है। इसलिए मैं ये बात बताता चल रहा हूं। आइए वेबर की 2 और बातें कर लें, फिर मेथोडोलॉजी का आक्षेप करेंगे। दोनों बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं दोनों की बातें आसानी तरीके से करूंगा, ब्रीफली दूंगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। वेबर ने ये जो कौशल विश्लेषण है सामाजिक क्रियाओं का, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी एक क्रिया ले लें, आर्थिक क्रिया ले लें, जिस आर्थिक क्रिया के इतने ज्यादा मंतव्य हो सकते हैं, अनेक मंतव्य हो सकते हैं, मेरे यहां क्रिया करने के अनेक मंतव्य हो सकते हैं। कैसे सुनिश्चित करें कि ये मंतव्य इस समय महत्वपूर्ण है और ये कारक है इसका, ये कैसे सुनिश्चित करें, इसको कैसे यहां पर लाएं, पहला एक सवाल ये उठाया। और ये भी कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये वस्तु परक हो, कैसे सुनिश्चित किया जाए, ऑब्जेक्टिव हो। तो ऑब्जेक्टिविटी भी सोशियोलॉजी को नीडेड है। अगर उसको हिस्टोरिकल साइंस बनना है तब भी ऑब्जेक्टिविटी नीडेड है। तो वेबर यहीं से शुरू करते हैं कि समाज विज्ञान उस किस्म की ऑब्जेक्टिविटी अपने में नहीं ला सकते जिस किस्म की ऑब्जेक्टिविटी विज्ञान ला सकते हैं। कारण क्या दिया उसने? कारण वही लिया। अब इत्तेफाक से रिकट हो गए, विंडलबैंड हो गए और डिल्थे हो गए, इन्हीं से लिया, और विंडलबैंड से लिया ये कारण। विंडलबैंड उसी दौर का एक विचारक था। इन सबको एक जर्मन फिलोसफी का स्कूल कहते थे।
उसी दौर के विचार के साथ। वेबर के समकालिक भी रहे, वेबर जिंदा था तब भी थे। एक जो हेनरी रिकट था वो तो वेबर के मृत्यु के 16 साल बाद डेथ हुई इनकी। तो ऑब्जेक्टिविटी के बारे में उसने कहा कि एक मुख्य बात यह कही कि जो विज्ञानों में ऑब्जेक्टिविटी है, प्राकृतिक विज्ञानों में, वो कैसे आती है? कैसे आती है? मैं अगर एक प्राकृतिक वैज्ञानिक हूं, मान लो मैं किसी पौधे का अध्ययन कर रहा हूं, तो मैं पौधे का तो हिस्सा हूं नहीं, मैं पौधे का कोई पार्ट नहीं हूं। जब मैं पौधे का अध्ययन करता हूं तो मैं ऑब्जर्व करता हूं उसे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करता हूं। अच्छा, तो मैं उसका पार्ट नहीं हूं, तो मेरे ऊपर इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वास्तविकता क्या है, मुझको फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर मैं एक समाज वैज्ञानिक हूं और एक उच्च जाति का हूं और किसी अलग जाति को अध्ययन करता हूं जिसको समाज में निम्न समझा जाता है, हम तो किसी जाति को निम्न नहीं समझते लेकिन समाज में समझा जाता है, उस जाति का अध्ययन करता हूं, तो स्वतः स्फूर्त ढंग से मैं जाति व्यवस्था का एक हिस्सा हूं। मेरे अंदर अपने आप वैल्यू जजमेंट्स चले आते हैं, अपने आप वैल्यू जजमेंट चले आते हैं। अगर रिजर्वेशन का मसला उठेगा तो मैं एक खास जाति का सामाजिक विश्लेषक हूं, तो अपने आप उसको उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करता हूं। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी लोग हैं जानकार, मेरे रिश्तेदार हैं, रिजर्वेशन होगा तो उनकी नौकरियों का क्या होगा, वगैरह वगैरह, तो अपने आप चले आते। तो जो वैल्यू जजमेंट्स हैं, जो मूल्यों से संबंधित जो भी संवेदनाएं हैं, जो भी अभिवृत्तियां हैं, वो स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि मैं समाज को ही ऑब्जर्व कर रहा हूं जिसका मैं खुद हिस्सा हूं। अब ध्यान दीजिएगा विंडलबैंड क्या कहता है। विंडलबैंड कहता है कि तो अपने को ऑब्जर्व करना हो गया, मैं अपने को तो ऑब्जर्व कर रहा हूं। अगर मैं कर तो किसी दूसरी जाति के व्यक्तियों को कर रहा हूं, लेकिन जाति के समाज का हिस्सा होने के कारण मैं ऐसी जाति व्यवस्था का ऑब्जर्वर हूं जिसका मैं खुद ही हिस्सा हूं। ध्यान दीजिएगा, खुद ही को ऑब्जर्व करना हो गया। तो विंडलबैंड कहते हैं ये ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। आप जो सवाल पूछ सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं है, कैसे दिमाग काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ऑब्जर्वेशन इसलिए नहीं है कि ये अपना ऑब्जर्वेशन है। अपने ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्वेशन नहीं कहते। ऑब्जर्वेशन हमेशा दूसरे का होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ये तो अपना ही है। इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। ये आत्मावलोकन है। अवलोकन और आत्मावलोकन, अपने आत्म का अवलोकन, दोनों में फर्क है। समाज ऐसी चीज है जिसके अध्येता, जिसका अध्ययन करता अपना अवलोकन करता है, कि केवल जाति पे लागू नहीं होती, ये वर्ग पे भी लागू होती, ये वर्ग पे भी लागू नहीं होती, ये जेंडर पे भी लागू होती है। जब मैं जेंडर का ऑब्जर्वेशन करता हूं तो यही होता है। और मैं, अगर हम दो लोग हैं, एक स्त्री एक पुरुष है, और किसी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तब भी जेंडर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि एक और भी जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, उसका अवलोकन। तो ये आत्मावलोकन है। ध्यान दीजिएगा, जब आत्मावलोकन होता है तो ऑब्जेक्टिविटी अपने आप नदारत हो जाती है, होती ही नहीं है। तो विंडलबैंड का मानना था कि ऑब्जेक्टिविटी आ ही नहीं सकती, और उसने ऑब्जेक्टिविटी आने के लिए एक बात की जिसको वेबर ने डेवलप किया, एक विधि की बात की जिसको आइडियल टाइप कहा गया। आइडियल टाइप। अब मैं वेबर के सबसे कठिन धारणा की तरफ जा रहा हूं। आइडियल टाइप का ज्यादातर हिंदी की पुस्तकों में आप लोग अनुवाद आदर्श प्रारूप करते हैं। मेरे हिसाब से यह अनुवाद गलत इसलिए है कि ये आदर्श प्रारूप की अवधारणा को सुस्पष्ट नहीं कर पाता। आदर्श जब हम कहते हैं तो वो आदर्श का मतलब ये होता है एक ऐसा कोई मूल्य, ऐसे कोई तत्व जिसको हम काश हासिल कर पाए,
जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सबसे बेहतर कोई चीज हो वो आदर्श होता है। पेपर कहता है मेरा आइडियल टाइप से मतलब नहीं है, पेपर स्पष्ट करता है कि ये कोई ऐसा आदर्श है जो मेरे सपनों का है, मेरे सोच का है, मेरी कल्पनाओं का है, और जो अचीव करना मेरा लक्ष्य है वो नहीं है आदर्श। आदर्श नहीं है, ये विचार संबंधी है। आइडियल मतलब विचार से ताल्लुक रखने वाला, और टाइप का मतलब एक प्रकार जो विचारों से ताल्लुक रखता है, जो केवल विचारों में विद्यमान होता है। अगर मैं कहूं तो आप समझ सकते हैं जो कल्पना में होता है। वो आदर्श भी हो सकता है या अनादर्श भी हो सकता है, दोनों में से कुछ हो सकता है। तो आदर्श अनादर्श कुछ भी हो सकता है। एक के लिए आदर्श हो सकता है, दूसरे के लिए आदर्श नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा समाज जो समाज एक के लिए आदर्श हो सकता है, बराबरी पर आश्रित समाज, सब कोई बराबर हो, वर्गहीन हो, एक ऐसा समाज। कि दूसरे के लिए कह सकता बकवास है ये। ऐसा समाज जो ऐसा होगा उसमें कोई नई चीज नहीं होगी, कोई रौनक नहीं होगी, कोई स्पर्धा नहीं होगी, कोई स्पर्धा करने के लिए कोई औचित्य नहीं होगा। बराबर ही है, सबको मिल ही रहा है, ना कोई वर्ग है, तो हमें करना क्या? अपने ऐसे जीवन काश हम बिता दें। एक ऐसा समाज। तो आदर्श महत्वपूर्ण नहीं है, कल्पना, सोच, थिंकिंग महत्वपूर्ण है। तो एक ऐसा समाज। तो आइडियल टाइप जो है वो आदर्श प्रारूप नहीं है, वैचारिक प्रारूप है, विचार संबंधी प्रारूप। प्रारूप मतलब मॉडल, टाइप मतलब मॉडल। अंग्रेजी में टाइप अनुवाद कर दिया है, लेकिन बहुत से लोग उसका मॉडल भी अनुवाद करते हैं। मॉडल एक मॉडल है, विचार संबंधी मॉडल। जैसा आप जानते हैं, जो विचार संबंधी, कल्पना संबंधी, सोच संबंधी मॉडल है, तो वो हकीकत नहीं है, वो सत्य नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि आदर्श प्रारूप जिसको आप कहते हैं, वैचारिक प्रारूप का सत्य से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कल्पना है, वो तो झूठ है। अगर मैं कहूं वैचारिक प्रारूप एक झूठ प्रारूप है, एक झूठ है, तो सही होगा। तो वेबर एक झूठ प्रारूप की रचना करता है, तो स्पष्ट कहता है ये कोई आदर्श है, यानी वैचारिक है, लेकिन सत्य नहीं है, हकीकत नहीं है। तो वैचारिक प्रारूप कभी सत्य नहीं हुआ करते, हमेशा झूठ हुआ करते। ऐसा मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है, लेकिन पहले इसके गुण बता दो। दूसरी बात कही उसने, जब भी हम कोई वैचारिक प्रारूप बनाए, किसी चीज का बना सकते हैं। फिर मान लो मैं लखनऊ में रहता हूं, या मैं आजकल इंग्लैंड में हूं, इंग्लैंड की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका कोई वैचारिक प्रारूप बनाओ। या मैं लखनऊ का बाशिंदा हूं, लखनऊ की तहजीब का एक वैचारिक प्रारूप बनाऊं मैं। आप सब ज्यादातर लोग लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ के तहजीब का कोई भी वैचारिक प्रारूप बनाऊं, और मान लीजिए एक आम बोलचाल में जो लोग कहते हैं लखनऊ के बारे में, वो मेरा एक पहला गुण हो लखनऊ के बारे में, कि आप कहते हुए यहां पर गाड़ी निकल जाती है। पहले आप कहिए, वो गाड़ी निकल जाती है, तो गाड़ी निकलती जाती है, पहले आप चलता रहता है। ऐसा होता है क्या? हकीकत में नहीं होता है ऐसा। कब तक पहले आप करते हैं, जब तक गाड़ी छूटने वाली नहीं है। फिर दोनों बैठ जाते हैं जाके, कि एक आगे पीछे बैठ जाता है, फिर कहते हैं यार माफ कीजिएगा, मैं पहले बैठ गया, गाड़ी चलने वाली थी, अब मुझे माफ करने के लिए। तो लखनऊ का अगर वैचारिक प्रारूप बनाऊं मैं, तो वैचारिक प्रारूप एक ऐसे सोच का बनाऊंगा जो मेरे दिमाग में वैचारिक रूप से लखनऊ की तहजीब की विशेषताएं लगती हैं मुझे। अब तहजीब में एक फिनीज भी है, एक शाइस्तगी भी है, तो मैं शाइस्तगी का बनाऊं कि लोग ऐसे बोलते हैं जैसे खून झरते हैं। हालांकि मैंने भी पुराने लखनऊ के लोगों को बोलते हुए सुना है, और वास्तव में बोले तो कानों में शहद घुलता है, ऐसा लगता है। लेकिन
फूल झरते हुए बीए कभी नहीं है, पाए कभी नहीं कि फूल झर रहे हैं। कहने का अंदाज है, केवल गुण को कहने का अंदाज है। तो लखनऊ की तहजीब का एक वैचारिक प्रारूप इसी को कहा जाएगा कि मैं अतिरेक बल दूं ऐसे गुणों पर जो गुण अक्सर मेरी कल्पनाओं में, मेरे सोच में, वो लॉजिकल भी हो सकता है, तार्किक भी हो सकता है, उसमें उपजते हैं लेकिन सत्य नहीं होते। ऐसा ही वैचारिक प्रारूप हम लोग बात करेंगे वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का बनाया, नौकरशाही का बनाया। वो हकीकत में पाया नहीं जाता कि नौकरशाही हमेशा नियम पर चलती है, रूल्स पर चलती है। मैं तो ऐसे मुल्कों में भी जाता रहता हूं जो जैसे ये मुल्क हैं, काफी कुछ रूल्स पे चलती है लेकिन बहुत कुछ रूल्स पे नहीं भी चलती। और हमारे यहाँ तो उल्टा है, रूल्स पे चले तो नौकरशाही नहीं होती, रूल्स पे चलते नहीं है, रूल्स के अपने इंटरप्रिटेशन पे चलती है। तो वेबर ने ये कहा कि आदर्श प्रारूप या वैचारिक प्रारूप एक विचार संबंधी गुणों का वक्तव्य है, गुणों के बारे में कथन है। ये कथन कल्पना है, सोच है, सत्य नहीं है। दूसरी बात कही है, एवरेज भी नहीं है, ये औसत भी नहीं है। ये बस समझिए कि लखनऊ की तहजीब के बारे में जो भी मैंने बनाया वो औसत रूप में सब में मिलेगा, औसत नहीं है, किसी में कम किसी में ज्यादा, और दोनों का औसत है। औसत भी नहीं है, वो औसत भी नहीं है, वो कोई परिकल्पना भी नहीं है। परिकल्पना भी कभी सही होती है, कभी झूठ होती है, परिकल्पना भी नहीं है। वो एक तरफा बल वाले कथन है किसी के बारे में, जो एक किस्म का यंत्र बना देते हैं हमारे सामने, एक पैमाना बना देते हैं। उस पैमाने पर हम हकीकत को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, हकीकत का ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्रियाओं का ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर आपको मेरे मंतव्यों का अध्ययन करना हो तो पहले आप इसका वैचारिक प्रारूप बना लेंगे, विचार संबंधी प्रारूप, कि शायद ये मंतव्य है, उसको कल्पना से, विचारों से एम्फसाइज कर देंगे, एक तरफा बल दे देंगे, तो सत्य नहीं होंगे। और उसके बाद अध्ययन करेंगे, अध्ययन उसके पश्चात किया जाएगा कि ये कितने इन विशेषताओं से मिलते हैं, कितने दूर है। फिर शायद आपको छांटने में आसानी हो जाएगी कि सबसे ज्यादा बल किस बात का है इस आदमी का, किस क्रिया के मंतव्य पर है, जैसा कि वेबर ने किया अपने अध्ययन में। तो वैचारिक प्रारूप एक विधि है, इस विधि से हम उन मंतव्यों का, उन कारणों का पता लगाते हैं जिन कारण से कोई एक्शन किया गया है। क्योंकि मैं एक बात इसमें और कठिन सी कही कि असल में वैचारिक प्रारूप से जब अध्ययन करते हैं तो आपका अध्ययन ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ये बात मैं समझाने की कोशिश करूंगा ऑब्जेक्टिविटी के लिए कैसे बन जाता है, और उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी कठिन बात है। अगर मैंने लखनऊ के बारे में, तहजीब के बारे में एक वैचारिक प्रारूप बनाया, एक आइडियल टाइप बनाया, और उसके बारे में बहुत सारे कथन वन बाय वन लिख दिए, 4-5 कथन कह दिए, 5-6, ये लखनऊ की तहजीब का प्रारूप है। तो मेरे जो वैल्यू जजमेंट थे लखनऊ के बारे में, जो मूल्यों के निर्णय थे, जब भी, अभी मैं इस पर भी आऊंगा, जो मूल्यों के निर्णय हैं वो उसमें शामिल हो गए, सम्मिलित हो गए। यानी लखनऊ के बारे में जो भी मेरा पक्षपातपूर्ण रवैया था वो सब उसके आइडियल टाइप बनाने में निकल गए। यानी कि जो भी उसका अध्ययन करेगा, उसका जो मैंने बनाया है, वो ये पालेगा कि मेरे पक्षपात कहाँ है, उसको पता चल जाएगा पक्षपात कहाँ है। मैंने भी अपने पक्षपात अपने से बाहर कर दिए, पब्लिक कर दिए। और जब हम अपने वैल्यू जजमेंट्स पब्लिक कर देते हैं तो इस बात की संभावना अधिक हो जाती है कि हम वो पक्षपात अपने विश्लेषण में लाना है, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा। अगर मैं स्त्रियों के बारे में कोई आइडियल टाइप बनाऊं, एक भारतीय स्त्री के बारे में, तो मेरे जितने भी पक्षपात हैं वो मेरे आइडियल टाइप में चले आएंगे।
फिर जब मैं अध्ययन करूंगा और मानूंगा कि मैं समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है दूसरे लोग जानते हैं मेरा पक्षपात। तो वास्तविक अध्ययन जब मैं करूंगा, किसी स्त्री को उसको मूल्यांकन करूंगा, तो वहां से वो हट जाएंगे, वहां नहीं आएंगे। तो वेबर ने एक इंटेलिजेंट स्ट्रोक खेला कि आइडियल टाइप बनाकर आप कैसे अपने वैल्यू जजमेंट्स को अपनी स्पष्ट करते हुए, बाहर लाते हुए, लोगों को दिखाते हुए, दर्शाते हुए उनको कंट्रोल किया जा सकता है, कि स्वाभाविक रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। आखिरी बात, वेबर का कहना था कि कोई भी समाजशास्त्री जब किसी भी विषय के अध्ययन के लिए चुनता है अर्थशास्त्री, तो हमेशा पक्षपात से ग्रसित होता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो रिसर्चर हैं या रिसर्च करने जाएंगे, तो कहते हैं भाई हम गरीबों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो गरीबों के प्रति एक वैल्यू जजमेंट है जिसका अध्ययन वो करना चाहते हैं, या हम जातिवाद का अध्ययन करना चाहते हैं। तो अध्ययन चुनते हुए हर कोई बायस्ड होता है, पक्षपाती होता है, वैल्यू जजमेंट्स का शिकार होता है। जो वैल्यू न्यूट्रलिटी आती है वो विधि से आती है। तो उसका कहना था विधि ऐसी होनी चाहिए जो वैल्यू न्यूट्रलिटी हो, और उसका मानना है आइडियल टाइप एक ऐसी विधि है जो वैल्यू के रूप से न्यूट्रल कर सकती है, वैल्यू न्यूट्रलिटी ला सकती है। तो आखिर में ये कहना चाहता हूं कि वेबर की जो पद्धति है वो इन सब विशेषताओं से मिलकर बनती है जो अभी तक मैंने चर्चा की है। और इस विधि का प्रयोग, इस पद्धति का प्रयोग वेबर ने अपने विभिन्न अध्ययनों में किया है, और इसीलिए उसके अध्ययन कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन है वो आज भी रेलेवेंट माने जाते हैं, कि बताने कि आपको आवश्यकता है। मुझे लगता है, वैसे कुछ लोग जानते होंगे, कि उसके ब्यूरोक्रेसी के अध्ययन ने एक नया समाज विज्ञान शुरू कर दिया जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया। कितना महत्वपूर्ण बना। आज भी ब्यूरोक्रेसी के अध्येता उसके आइडियल टाइप से मुक्त नहीं हो पाए हैं। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म समाजशास्त्र में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है जितनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिजिक्स में रखती है। आज भी वो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है हमारे अध्ययनों के लिए। उसका राज्य और अथॉरिटी का, सत्ता का जो विश्लेषण है वो भी इतने महत्वपूर्ण है, और रैशनैलिटी, विवेक सम्मतता में भी, मैं नहीं कह रहा हूं, हेबरमास जो अभी भी जिंदा है, जो मार्क्सवादी समझे जाते हैं, नव मार्क्सवादी, वो कहते हैं वेबर की रैशनैलिटी आधुनिक समाज की मॉडर्निटी को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है। आखिरी बात, कि शायद इसीलिए एक लेखक ने एक राइटअप लिखा हमारे स्टूडेंट डेज में, जिसको मैंने पढ़ा था, मैं एमफिल कर रहा था, नाइदर मार्क्स नोर डर्खाइम परहैप्स वेबर। इसका हिंदी में मतलब यह है कि न तो कार्ल मार्क्स, न ही डर्खाइम, शायद वेबर क्षमतावान है जो हमें समाज को समझने में मदद कर सकता है। और इसीलिए पिछली सदी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक तो इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा, उसके द्वारा लोगों के सर्वे पर आधारित, तमाम वर्ल्ड के प्रोफेसर सोशियोलॉजी के उनके सर्वे पर आधारित सबसे पढ़ी जाने वाली किताब, सबसे महत्वपूर्ण किताब, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। थैंक यू। एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कोई भी प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा कि अपने बीच के जो भी हमारे सहयोगी साथी हैं, अगर कोई सवाल सर से करना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं। किसी साथी का कोई सवाल अगर हो तो।
मुझे मालूम है जरा कठिन विषय था, तो जो भी विषय। थैंक यू सो मच सर। ये करीब 1.5 घंटे का वक्त जिस तरह से आप सारगर्भित बैठे हैं आपका सर, मुझे तो खुद महसूस हो रहा था कि शायद मैं उस दौर में चला गया हूँ और वक्त का पता नहीं चला। और हम सभी जो हमारा जो विभाग है, हमारी मैम भी समाजशास्त्र विभाग से ही है, तो शायद बहुत सारी चीजें जो हम जिसको बहुत कठिन मानते थे सर और कठिन महसूस होता था, और हम तो अगर व्यक्तिगत रूप से कहें तो सर कभी कभी जब कोई बहुत थोड़ी बड़ी कठिन होती है तो उससे दूर भागता भी है इंसान। तो आज वो कमी जो हमारी थी वो बहुत कुछ दूर हो गई और बिल्कुल सर उस दौर में हम थे। और जिस तरह से आपने मैक्स वेबर की जो मेथोडोलॉजी है, उसका सिलेक्शन है, उसकी वेस्टर्न सोशियोलॉजी है, उसका टाइप है, उसके बारे में जितना सार्वजनिक रूप से हम सभी को बताया सर, हम सभी बहुत पूरे विभाग की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अंत में मैं इस कार्यक्रम की जो सोच है और जो सोच है हमारी कल्पना मैम, मैं आमंत्रित करता हूँ औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए। कल्पना मैम। धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। थैंक यू सो मच सर। आपने मैक्स वेबर 1.5 घंटा कैसे गुजर गया हम लोगों को पता ही नहीं चला, और बहुत सारी चीजें आपने फिर से एक बार पुनः जो है हम लोगों को याद करा दी कि न केवल मैक्स वेबर की मेथोडोलॉजी बल्कि उनके जीवन परिचय, उनकी विधा और उसके इतिहास सभी से और अन्य समाजशास्त्रियों से कोई रिलेट करते हुए आपने कठिन से कठिन इन अवधारणाओं को बहुत ही रोचक तरीके से हम सभी लोगों को समझाने का जो प्रयास हम लोग बहुत एक तरह से हम सभी की बौद्धिक संपदा को आप लोगों ने थोड़ा और बढ़ाने का और धनी करने का प्रयास किया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा सही ना होते हुए भी आपने हम लोगों के आमंत्रण को बहुत ही सहजता के साथ स्वीकार किया, तो उसके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। जब भी हम आपसे कहते हैं आप तुरंत सहजता से हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। और मैम का भी बहुत बहुत प्रिंसिपल मैम का जिनका हम लोगों को हमेशा से सहयोग मिलता रहा है। मैं तो सर की स्टूडेंट रही हूँ और सर से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, अभी भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और इस ऑनलाइन लेक्चर से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों जिन्होंने इतने धैर्य के साथ, इतने टाइम के साथ सभी चीजों को सुना। ऐसे तो सर को सुनना ही बहुत बड़ा हम लोगों के लिए सौभाग्य है, और जब भी मौका मिलता है तो हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम सर से ये अपेक्षा रखेंगे कि जल्दी ही सर का दूसरा लेक्चर हो, जो चीजें छूट गई हैं वो हम लोगों को सुनने का मौका मिले। सर आपके प्रति बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए कि मैं अपने विचारों को आपके समक्ष रख सकूं। आपको सुनने के लिए सर मैं एक बात बताऊं कि 2 दिन से कल्पना में काफी टेंशन हो रही थी और बार बार हमसे कहती थी कि कोई तकनीकी फॉल्ट तो नहीं आएगी। हमने कहा नहीं, बिल्कुल कोई तकनीकी फॉल्ट नहीं आएगी और हम लोग बहुत ही इजी वे में सुनेंगे। धन्यवाद। हमें उस तकनीक का भी देना चाहिए जिसमें आप हजारों मील दूर रहते हुए भी ये महसूस होने दिया कि आप इतनी दूर हैं। और साथ ही में जो हमारे और भी अतिथि विभिन्न प्रदेशों से भी जुड़े हैं, मैं उनका भी अरविंद जी भी दिख रहे हैं और अंशु मैम और हमारे सभी सहयोगी साथी जो इस कॉलेज से हैं। और एक बार पुनः मैं अपने प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनकी वजह से कार्यक्रम संभव हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर हमारे पुनः आमंत्रण को आप स्वीकार करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय सर।